दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो उसमें एक टॉपिक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे समझ में आया, वो है आपका चार्टर्ड एक्ट 1813। इसके पहले भी चार्टर्ड एक्ट आ चुका था, उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। और चार्टर्ड एक्ट एक ऐसा नियम होता था, एक ऐसा कानून एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि 20 साल के लिए बनाया जाता था। और अगले 20 साल तक कैसे भारत में शासन होने वाला है उसकी रूपरेखा तैयार की जाती थी। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो चार्टर्ड एक्ट आया वो 1813 में आया। इसके पहले वाला चार्टर्ड एक्ट अगर आपको पढ़ना है 1793 वाला, तो उसको आप जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी, और इसीलिए चार्टर्ड एक्ट 1813 लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करा करके। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य जो थे वो था कि बेटर प्रशासन, अच्छा प्रशासन हो, व्यापार पर नियंत्रण, भारतीय भूमि और भारतीय समाज के जो भी संसाधन थे उनके व्यापार पे नियंत्रण रखने के लिए भी चार्टर्ड एक्ट को लाया गया। अब ये जो इनेक्ट किया गया था किसके द्वारा, मतलब इसको किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये था पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल के नियंत्रण वाले जितने भी क्षेत्र थे, भारत के जितने भी क्षेत्र थे, उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको इनेक्ट किया गया था। 21 जुलाई 1813 को हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई 1813 को हुआ था। ये इस तरह के नियम चलते रहे जब तक कि रिप्लेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। आप जानते हो कि यहाँ पे ढेर सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो लोकमान्य तिलक हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। तो इन्हीं सब के प्रयास से, लाला लाजपत राय हों, तो इन्हीं सब के प्रयास से 1915 में जब इस बात की कही गई थी कि हमें स्वराज चाहिए, तो उन्होंने क्या किया था, भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया था। लेकिन उसके पहले तक जो आपका शासन चलता था वो आपका इन्हीं तरह के नियमों से चलता था, जैसे चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, अब समझते हैं कि ये बैकग्राउंड क्या था, चार्टर्ड एक्ट क्यों लाना पड़ा, अंग्रेज आखिर भयभीत क्यों थे कि उनको एक स्ट्रांग नियम बनाने की जरूरत पड़ी, पुराने नियम पे क्यों नहीं चल सका। चार्टर्ड एक्ट पहले भी आ चुका था, लेकिन पुराने नियम से क्यों नहीं चल पाया, उनको नियम में संशोधन क्यों करने पड़े, ये बात ही समझते हैं। बैकग्राउंड ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट, आप उनको जानते हैं, वो फ्रेंच के एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी आपके व्यक्ति थे, मतलब एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो उन्होंने क्या किया, उनकी वजह से, मतलब उनका इतना ओहदा चलता था, मतलब कि यूरोप के क्षेत्र में, कि उनकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन पर ब्रिटिशर्स को यूरोप के अंदर व्यापार करना महंगा पड़ रहा था। मतलब कि उनको जगह नहीं मिले थी, क्योंकि उसमें फ्रेंच जो था, फ्रांस जो होता, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा था, उनके पास एक बड़ी मार्केट थी और वो ब्रिटिश को सीधा टक्कर दे रहे थे। तो ब्रिटिशर्स क्या थे, वो आपका भारत में और पैठ मजबूत बनाना चाहते थे, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा पाएँ और उनको एक मार्केट मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पर समझिएगा कि उनको व्यापार में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वो चाहते थे कि जो उनकी मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बनी रहे भारत में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें ब्रिटेन की बात करें तो उसके अलावा जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, इनको तो भगा दिया था अंग्रेजों ने। इस तरीके से फ्रांसीसी थे, थोड़ा वो टक्कर दे रहे थे। तो वो चाहते थे कि वो मोनोपोली चाहते थे, वो ये चाहते थे कि केवल केवल अंग्रेज ही यहाँ पे अपना यहाँ पे व्यापार करें, यहाँ पे उनको कंट्रोल करें। तो इसलिए अब यहाँ पे हुआ कि वे एशिया में व्यापार में हिस्सा चाहते थे। अब समझने वाली बात है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि देखो, ऐसा है कि अगर तुम चाहते हो कि यूरोप में भी व्यापार करो, एशिया में भी व्यापार करो, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, हमको भी इजाज़त देनी पड़ेगी भारत या अन्य एशिया देशों के पास व्यापार करने के लिए। मतलब फ्रेंच चाहते थे कि हमको भी एशिया में व्यापार करने की ब्रिटिशर्स अनुमति दें। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों को दिक्कत क्यों हो रही थी, क्योंकि उनकी मोनोपोली जो थी वो खतरे में थी। मोनोपोली का मतलब एक छत्र राज या फिर एकाधिकार जो थी वो खतरे में चल रही थी। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश व्यापारियों को अलाउड किया गया अंडर द लाइसेंस सिस्टम 1813 में। ब्रिटिश व्यापारियों को अन्य ब्रिटिशर्स या फिर अन्य जो यूरोप के देश थे, जैसे फ्रेंच, उसमें से फ्रांस बहुत प्रमुख देश है, तो उनको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ी। ठीक है, उससे वो लोग रह नहीं सके, जिससे उनकी मोनोपोली भारत में समाप्त हो गई, उनका एकाधिकार भारत में समाप्त हो गया। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए एक चोट थी। इसी तरीके से लेकिन चाइना में अभी भी उनकी मोनोपोली बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि चाइना में वो लोग चाय वगैरह की खेती करते थे, टी वगैरह के लिए, इसलिए वो अभी भी वहाँ पे बने हुए थे। अब जो अगली बात समझने की कोशिश करेंगे, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार्टर्ड एक्ट में प्रोविजंस क्या थे। तो पहला प्रोविजन ये था कि ब्रिटिश जो थे वो आपकी भारत में सॉवरेनिटी चाहते थे, संप्रभुता चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अन्य व्यक्ति हम पर हावी हो जाए। पहला उद्देश्य ये था। इसीलिए प्रशासन को 20 साल तक बढ़ाने के लिए उन्होंने चार्टर्ड एक्ट 1813 लाया। उनकी लेकिन एक बड़ी बात थी कि उनकी मोनोपोली समाप्त हो चुकी है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव से फ्रेंच भी आ चुके थे यहाँ पे शासन करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा व्यापार करने के लिए। तो धीरे धीरे करके फ्रेंच भी यहाँ पे आने लगे थे। लेकिन
चाय हो गया, ओपीएम हो गया, ये सब चाइना में जो था अभी भी अंग्रेज़ों की ही मोनोपोली चलती थी, अंग्रेज अकेले व्यापार किया करते थे। आगे समझिएगा, जो लोकल व्यापारी थे उनको टैक्स के लिए न्याय की व्यवस्था जो है वो खुल गई, ओपन हो गई। जब उन पर दबाव पड़ा तो उनको लोकल व्यापारियों को भी इजाज़त देनी पड़ी, जिसमें से कुछ भारतीय व्यापारी भी थे, उनको भी व्यापार करने की इजाज़त देनी पड़ी। और टैक्स जो था वो अगर आप ज़्यादा या कम लेते हो तो उसमें न्यायालय की व्यवस्था थी, वो जा करके शिकायत कर सकते थे। इस तरह की व्यवस्था खुल गई भारतीयों के लिए भी। कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 10.5% पर फिक्स कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी मनमाना लाभ नहीं कमा सकती, 10.5% ही लाभ कमा सकती है, इस बात पर फिक्स कर दिया गया। डिविडेंड फिक्स कर दिया गया। भारत के कोर्ट की जो पावर थी उनको बढ़ा दी गई, मतलब कि अब हर बात के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है, गवर्नर जनरल से पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए सेपरेट जुडिशरी सिस्टम की व्यवस्था की गई और उसमें जाकर के आप अपील कर सकते हो। तो इस तरीके से भारत के कोर्ट की जो पावर थी वो बढ़ा दी गई। अब ईसाई जो मिशनरी थी उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अभी मैंने बताया कि धर्म प्रचार के लिए कैसे ईसाइयों को मशीनरी जो है वो आपका इंडिया के अंतर्गत लाया गया। इनका दो प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीय समाज में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना और क्रिश्चियनाइजेशन या फिर क्रिश्चियन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे लागू करना। ठीक है, अगली जो बात थी वो ये था कि अपॉइंट बिशप, यहाँ पे बिशप अपॉइंट किए जाते थे ब्रिटिश इंडिया में के अंतर्गत, और इनका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पे मशीनरी स्थापित की जाती थी। इसमें एक आपका ईसाइयों के एक गुरु होते थे, एक आपका धर्म प्रवर्तक होते थे, जिनको यहाँ पे बिशप के तौर पे जानते थे, और उनको क्या हुआ, स्थापित किया गया। अब इंडियन लिटरेचर और साइंस प्रमोशन के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, मतलब इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की गई। ये चार्टर्ड एक्ट की खासियत थी, समझिएगा। इसके द्वारा एजुकेशन सिस्टम में कंपनी को प्रोविजन प्रदान किए गए, मतलब कंपनी को अधिकार प्रदान हुआ कि भारतीयों को एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देने की बात की गई, क्योंकि उनके लिए अलग से आर्थिक पैकेज बनाया गया था। तो ये सारे प्रोविजन थे चार्टर्ड एक्ट 1813 में, और इसको हमने डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें कि आप पढ़ना चाहते हैं, जिस पे आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।